हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन उसमें मैं दो तीन इन्फॉर्मेशन बताना भूल गया था। इसीलिए मैं ये दूसरा वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। पहला इन्फॉर्मेशन तो यूपीए से रिलेटेड है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में तीन दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे जो इसमें यूपीए सरकार के हिस्सा हैं। एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी 30 सीटें हैं, जिसका मैंने जिक्र किया था। कांग्रेस है जिसके पास 16 सीटें हैं, उसका भी मैंने जिक्र किया था। और तीसरा आरजेडी है। रही बात एनडीए की, तो उसमें जेडीयू और एलजेपी रामविलास का कोई भरोसा नहीं है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे कि अलग चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा भविष्य में क्या होता है। अमित शाह की कूटनीति कहाँ तक काम आती है या राजनीति कहाँ तक काम आती है। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि झारखंड में एनडीए और यूपीए एक दूसरे के आमने सामने होंगे, इसका मैंने जिक्र किया था। और तीसरा फोर्स भी उभर रहा है जो जयराम महतो का है। आपको मैंने बताया था कि उन्होंने एक अलग मंच बनाने की घोषणा की है जिसमें खितानी भाषा, खितानी यानी इसमें लैंग्वेज और लैंड होल्डिंग से रिलेटेड चीज़ों यानी आदिवासी समाज पर बल है जो वहाँ के मूल निवासी हैं। खैर, आपको मैंने ये तो इन्फॉर्मेशन दिया ही था कि महाराष्ट्र में भी एनडीए, जिसको वहाँ लोकल स्तर पर महायुति के नाम से जाना जाता है, वह एक तरफ होगा और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी जो यूपीए के, मोटे तौर पर यूपीए के ही घटक दल के लोग हैं, जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार फैक्शन है और उद्धव ठाकरे हैं। ये भी मैंने आपको बताया ही था। लेकिन दो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो झारखंड में आरजेडी जो यूपीए सरकार का हिस्सा इस समय भी है और आगे भी मिलकर के चुनाव लड़ेगी, उसके बारे में मैंने चर्चा नहीं किया था। जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, और उपचुनाव को लेकर के भी मैंने चर्चा नहीं किया था। उपचुनाव में विधानसभा में 47 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। एक मिल्कीपुर छोड़ दिया है निर्वाचन आयोग ने। हालांकि उसको क्लेरिफाई करना चाहिए, चूँकि विरोधी दल अनाप शनाप बातें कर रहा है बीजेपी को लेकर के कि बीजेपी मोर्चा छोड़ करके, मैदान छोड़ करके भाग गई है और इस वजह से मिल्कीपुर में चुनाव टाला गया है। जबकि सच्चाई ये है कि वहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान, यानी सॉरी, इसके पहले जो विधानसभा चुनाव था उसमें बाबा गोलकनाथ लोकल पासी समाज से आते हैं, वो बीजेपी के प्रत्याशी थे। उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जबकि उसके वकील का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में वो पिटीशन को विड्रॉ कर लेंगे। इसी प्रकार से वहाँ हाशिमपुर पश्चिम बंगाल में है लोकसभा का, उसका भी चुनाव टाल दिया गया। नूरुल इस्लाम साहब वहाँ के सिटिंग एमपी थे, जो कैंसर रोग के कारण जिनकी डेथ हो गई, वो भी जगह खाली हो गई है। वहाँ भी उपचुनाव कराना है, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से वहाँ भी उपचुनाव टाल दिया गया। तो लोकसभा के 2 ही सीटों के लिए भी उपचुनाव कराया जा रहा है। एक नांदेड़ जो महाराष्ट्र में है, और एक केरला का, जहाँ से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था और प्रियंका गांधी को वायनाड चुनाव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ भी कुछ दिन पहले भयंकर लैंडस्लाइड की घटना हुई थी जिसमें कई गांव दब गए थे। तो वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से राहुल गांधी ने अपना त्यागपत्र दे दिया था और रायबरेली को रिटेन कर लिया था। उनका कहना यह है रहेगा वो गांधी परिवार के पास ही, प्रियंका गांधी वहाँ से रिप्रेजेंट करेंगी वायनाड को। और माना ये जा रहा है प्रियंका गांधी का चुनाव हो भी जाएगा, क्योंकि वहाँ आबादी यानी जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, जो जनांकिकीय ढांचा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव जीत जाएंगी। तो कुल विधानसभा में कुल 48 सीटों पर उपचुनाव होना था, जबकि लोकसभा में 3 उप सीटों पर चुनाव होना था। लेकिन जैसा मैंने बताया, लोकसभा में हाशिमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव निरस्त कर दिया गया, चूँकि मामला कोर्ट में है।
इसी प्रकार से मिल्कीपुर जो फैजाबाद के पास है, मिल्कीपुर जो कि आरक्षित सीट पे है, जहाँ से लोग चुने जाते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहाँ से अवधेश प्रसाद रिप्रेजेंट करते थे विधायक के रूप में, जो सांसद चुन लिए गए हैं। अब फैजाबाद में ही अयोध्या भी आता है। तो इस प्रकार से मिल्कीपुर वहीं है, तो मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी टाल दिया गया है, क्योंकि वो मामला भी हाई कोर्ट में है और निर्वाचन आयोग को एक क्लैरिफाई करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। बहरहाल एक विधानसभा और एक लोकसभा उपचुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। उसका कारण एक दोनों का मामला कोर्ट में है, लेकिन 47 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। वो कई राज्यों में, लगभग 14 राज्यों में फैले हुए हैं और 2 राज्यों में लोकसभा की सीटें खाली हैं। उत्तराखंड में भी एक विधानसभा की सीट है जो संभवतः 20 तारीख को जिस पर वोटिंग होगा। वैसे ज़्यादातर उपचुनाव जो विधानसभा के हैं वो 13 को ही हो जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड की एक सीट जैसे है वहाँ उपचुनाव 20 नवंबर को कराए जाएंगे, जो कि आखिरी फेज है वोटिंग का। खैर, अब देखना ये है कि किस करवट बैठता है। तो 2 इन्फॉर्मेशन मैं छोड़ दिया था, एक तो उपचुनाव से संबंधित और दूसरा झारखंड में यूपीए में आरजेडी भी है, इससे संबंधित। आरजेडी एक प्रमुख घटक है वहाँ। ये दूसरी बात है, उसके पास सीटें कम हैं और 30 सीटें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ही हैं, 16 कांग्रेस के पास हैं। इसमें हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। वहाँ भी चुनाव कराए जा रहे हैं। हालांकि वहाँ के विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र के साथ ही वहाँ का चुनाव करा रहा है। और इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि झारखंड ज़्यादा परेशानी नहीं होगी एनडीए के लिए। वहाँ वो बाजी मार ली जाएगी, यानी बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। और बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ के प्रमुख दावेदार हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में पहले मुख्यमंत्री कांग्रेसी यशवंतराव चौहान थे, उसके बाद पाटिल साहब थे। लेकिन यशवंतराव चौहान ने जो महाराष्ट्र के बारे में सोचा था या पाटिल साहब ने जो सोचा था, उस तर्ज पर महाराष्ट्र का विकास नहीं हुआ। महाराष्ट्र में बॉम्बे का विकास तो थोड़ा हुआ है, कारण ये कि वहाँ सरकार बैठती है और बॉलीवुड भी वहीं है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी पेयजल की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या से पूरा प्रदेश ग्रसित है और महंगाई तो है ही। तो इस प्रकार से देखना होगा कि ऊँट किस करोड़ बैठता। वैसे एनडीए के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों का गुस्सा मैंने डिस्कस किया है अपने पहले वाले वीडियो में। एनडीए के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि लोगों का गुस्सा लोकसभा में एनडीए के खिलाफ निकल चुका है। एनडीए को कम सीटें मिली थी और वहाँ लोकसभा में 48 में से एक इंडिपेंडेंट जो थे वो भी संभवतः विखे राव पाटिल की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ से इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ था और वो बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे। इस प्रकार से 48 में से 31 सीटें चली गई थी यूपीए के पास और 19 रह गई थी। 31 और 17 रह गई थी इनके पास, एनडीए के पास। तो लोकसभा में तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा यूपीए का। अब देखना है विधानसभा में क्या होता है। वैसे माना ये जा रहा है विधानसभा में, क्योंकि लोकसभा में ये लोग गुस्सा निकाल चुके हैं अपना एनडीए के खिलाफ या नरेंद्र मोदी खिलाफ, उसमें आरक्षण और संविधान का भी मुद्दा शामिल है। लेकिन रामदास अठावले की पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी थी, वो भी चूँकि एनडीए के घटक दल का हिस्सा, उसको सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी ये क्लियर नहीं है। लोकसभा में तो नहीं मिली थी और वो राज्यसभा से रामदास अठावले खुद राज्यसभा के सदस्य हैं और केंद्र में मंत्री हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी और उसी अनुसार हम आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।